तो छात्र एंड छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक चैप्टर चल रहा था हमारा तीसरा, और उसमें 3.4 तक हम पिछले वीडियो में आपको करा चुके थे। एक्सरसाइज जो हमारी स्टार्ट होने जा रही है 3.5, उसका जो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है हमसे चार क्वेश्चन दिए गए हैं, और चारों क्वेश्चन के बारे में उसने कहा कि जो समीकरण के युग्म है हमारे, वो एक अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या इनका कोई हल नहीं है। यदि किसी एक का भी कोई एक अद्वितीय हल है तो उसे विरज गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या इसका कोई हल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो उसने ये करी हमसे क्वेश्चन में कि हमें बताओ कि इसका कोई हल है या नहीं है। है तो एक अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस चीज को देखने के लिए हमने आपको कंडीशन ये बताई थी, यदि किसी भी इक्वेशन का जो हमें दो समीकरण दे रखी है, रैखिक समीकरण है, सपोज दैट a1x प्लस a2 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में दो रैखिक समीकरण है। यदि इन दोनों समीकरणों का एक रैखिक समीकरण है हमारे पास में, ये वाली एक रैखिक समीकरण है, ये वाली, इन दोनों समीकरण का यदि कोई एक अद्वितीय हल है तो उसकी शर्त लिखवाई थी हमने कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के। और यदि ये इसका कोई हल ही नहीं है तो उसकी कंडीशन आपको लिखवाई थी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, c1 अपॉन c2 होगा। और यदि इसके अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हो जाते हैं तो उसकी शर्त थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में कहा कि ये जो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट दिया गया है, यदि उसका कोई एक अद्वितीय हल है तो उसे विरज गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या उसका कोई एक अद्वितीय हल है, तो ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए। यदि उसके बहुत सारे हल हैं तो ये तीनों इक्वल आने चाहिए। यदि उसका कोई हल नहीं है तो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आना चाहिए। बात आ गई समझ में? चलते हैं हम इसके क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम इसे करने से पहले a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। वो निकालने के लिए उसके व्यापक समीकरण में जाना पड़ेगा। तो समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण, और व्यापक समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर देते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पे हमें a1 का मान कितना मिला, a, राइट, b1 का मान कितना है, -3, और c1 का वैल्यू कितनी है, -3। अब आ जाते हैं a2 पे। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -9, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2। क्लियर है? हमने a1, b1, c1, a2, b2, c2 निकाल लिए। अब क्या करना है, तब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। हमने देखा a1 अपॉन a2 कितना, 1/3। फिर निकालेंगे इसका b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 देखा तो -3 बटे -3, तो 3 कम 3, 3 या 9, 1/3। c1 अपॉन c2 निकाला तो c1 कितना, -3, और ये कितना, -2, तो ये बना 3/2। तो इस स्थिति को देखो ध्यान से, ये क्या बनता है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 की, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल आ गए। बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2। जब ये वाली कंडीशन बन के आई हमारी,
तो जब ये वाली शर्त थी तो वो एक अद्वितीय हल की थी, ये वाली शर्त थी तो इसका अपरिमित रूप से वो इसका कोई हल नहीं था, और a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो जाता है तो इसका अपरिमित रूप से बहुत सारे हल थे। लेकिन ये कंडीशन कैसे आ रही है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये जो ये वाली कंडीशन है ये लागू हो रही है और इसका कोई हल नहीं है। तो हम इसका क्या लिख देंगे, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बात आ गई समझ में? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया हमें, जो हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट है वो समी इक्वेशन दी हुई है, जो हमें उसे पहले युग्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमें समीकरण दी हुई है उसे रेखिक युग्म में कन्वर्ट करते हैं तो 2x प्लस वाई, ये 5 इधर आएगा तो माइनस के 5 इक्वल टू 0। 3x प्लस के 2y, 8 इधर आएगा तो माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दी है सेकंड पार्ट में। ये हमारे पास में रेखिक समीकरण के युग्म निकल के समीकरण बन गए। अब रेखिक समीकरण जो है हमें देखना है कि यदि इसका एक अद्वितीय हल है तो इसे विरज गुणनखंड विधि से हल करेंगे, और यदि नहीं है तो उसे भी ऐसे लिख देंगे जो भी उसकी शर्त होगी। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर देते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना हमारे पास में 2, a2 b1 का मान कितना हमारे पास 1 और c1 का मान कितना माइनस की 5। फिर देखते हैं b1 का मान कितना 3 और b2 का मान कितना है हमारे पास 2 और c2 का मान हमारे पास कितना है माइनस के 8 है। तब उसका निकाल लेंगे रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a1/a2 2/3। फिर निकालेंगे इसका b1/b2 1/2। तो ध्यान से देखो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या हुआ कि भैया a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 की। अब जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि शर्त थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा तो इसे कौन सी विधि से सोल्व करना, विरज गुणनखंड विधि से। अतः अद्वितीय हल होगा। अब इसका एक अद्वितीय हल है। अब इसका अगर एक अद्वितीय हल है तो हमें इसे विरज गुणनखंड विधि से हल करना होगा। चलते हैं, इसे साफ कर लेते हैं यहां से। अब यहां पे देखते हैं विरज गुणनखंड विधि का यूज करते हुए विरज गुणन विधि, ध्यान से देखना विधि का रूल क्या है। विधि इस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। x y 1 ये विरज गुणनखंड विधि का रूल है। x y 1 लिखने के बाद अब पहुंचेंगे हम अपने समीकरण पे। समीकरण को शुरू करेंगे हम यहां से b1/b2 से, b1/b2 से। तो यहां पे लिखेंगे b1/b2, इसके बाद c1/c2, क्लियर है। इसके बाद फिर स्टार्टिंग हो गई a1/a2, इसके बाद आगे चलो b1/b2। ये हमारा लिखने का तरीका होगा। दोबारा देखो, जो हमारे x y 1 थे, सबसे पहले हम लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1। लिखने का तरीका क्या होगा, हमारे जो समीकरण के युग्म है, समीकरण युग्म तो हमारा व्यापक यही है, इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम यहां से, ठीक है। यहां से स्टार्टिंग जब करेंगे सबसे पहले लेके आएंगे हम b1 और b2। तो हमने सबसे पहले लिखा b1 और b2, फिर इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या आता है c1 और c2,
फिर लिखेंगे C1 और C2। अब इससे आगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर स्टार्टिंग से आएंगे। स्टार्टिंग कहाँ होती है हमारी A1 अपॉन A2 से, फिर लिखेंगे A1 अपॉन A2। फिर आगे चलते हैं, फिर कहाँ पे खत्म होता है B1 अपॉन B2, फिर लिखेंगे B1 अपॉन B2। ये विरज गुणनखंड विधि निकालने का सबसे आसान तरीका है और विरज गुणनखंड विधि का फॉर्मूला यहीं से बन के आता है। लिख दिया। अब इसके पॉइंट लिख लेते हैं, आखिरकार B1 और B2 है क्या। यहां से देखो A1 ये था, B1 ये था, तो B1 अपॉन B2 तो क्या बना 1 और 2। यहां से देख लो B1 ये रहा और B2 ये रहा, तो 1 और 2, तो यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2। C1 से 2 यानी कि 5 और 8, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस के 5 और यहाँ पे लिखते हैं माइनस के 8। फिर क्या चाहिए हमें A1 और A2। A1 कहाँ पे है हमारे पास, ये रहा, तो A1 और A2, ये यहाँ पे हमारे पास में A1 और A2। A1 है हमारे पास 2 और A2 है हमारे पास 3। इसके बाद देखते हैं हमारे पास में B1 और B2 चाहिए। B1 कितना है 1 और B2 कितना है हमारे पास 2। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इसे सही कर लेना। ये जो हमारे पास में यहाँ पे B1 लिखा हुआ है ये A2 है। A2 कितना है हमारे पास 3। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही तरीका, सबसे पहले हम यहाँ पे वो लिखेंगे उसका x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 था। अब लिखेंगे किस तरीके से, सबसे पहले हम x लिख के चलेंगे क्योंकि ऊपर x ही तो है, x लिखा, ऐसे अपॉन का निशान लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और दोनों के बीच में चिन्ह लगाना है माइनस का, तो इसके इधर गुना करी 8 का 8 और 2 की गुना 5 में करी 2 पंजे 10 और बीच में किसका चिन्ह लगाना है माइनस का, तो माइनस आ गया यहाँ पे, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो। क्लियर है। फिर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में y, फिर लिखेंगे y, फिर अपॉन का चिन्ह। अब y वाले गुणांकों को देखो, y के गुना में ये वाले तत्व आ रहे हैं ना एलिमेंट हमारे पास, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15 और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, बीच में चिन्ह कहीं का लगाना माइनस का, फिर इक्वल। अब क्या है हमारे पास में 1, तो 1 लिखेंगे, नीचे फिर से बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 पे पहुंचे तो 1 के साइड में इधर ये वाला एलिमेंट है, इधर ये वाला एलिमेंट है हमारे पास, तो इसकी इधर इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 का 3। बात आ गई समझ में। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बना x बटे माइनस माइनस प्लस 10 में 60 में कितने बचे 2, यहाँ पे कितना y माइनस माइनस प्लस 16 में से 15 गए कितना बचा 1 बराबर 1 बटा 4 में से 3 गया कितना बचा 1। अब कर देते हैं इसकी तुलना। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एलिमेंट है ये इसकी इक्वल भी तो है, तो क्या हुआ x बटे 2 इक्वल 1/1, तो 2 एकम 2 x एकम x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर कितना आ गया 2। ये वाला इसके इक्वल है तो y बटे 1 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो विरज गुणनखंड विधि से वो x और y के मान बोल रहा था, तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया हमारे पास में 1। यही हमारे विरज गुणनखंड विधि से हल आए। चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पर। तो जो हमारे पास में थर्ड पार्ट दिया हुआ है उसके युग्म दिए हमारे पास में इक्वेशन है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस के 10y बराबर के 40। इसे हम समीकरण युग्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो समीकरण क्या बन के आती है, समीकरण युग्म में लिखते हैं यदि हम इसे, तो 3x माइनस के 5y 20 बराबर से इधर आया तो माइनस के 20 इक्वल टू में क्या बचा 0। यहाँ पे कितना है 6x माइनस के 10y माइनस के 40 हो जाएंगे बराबर से इधर आते, तो बराबर में क्या बचा 0। अब क्या कर लेते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण के व्यापक समीकरण
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर देते हैं हम इसकी तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर। तो यहां से ध्यान से देखो, हमारे पास जो इस वाली इक्वेशन का ही तो बनेगा a1 b1 c1। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू कितनी है 5 और c1 की वैल्यू कितनी है 20। चिन्ह लगा के चलेंगे, जो माइनस का है माइनस लिखेंगे और जो प्लस का है उसे प्लस लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट आया a2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 6, फिर आया b2 की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस के 10, फिर आया c2 की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस की 40। क्लियर होगी बात। अब क्या निकालेंगे इसका a1 अपॉन a2। तब a1 अपॉन a2 कितना बनता है भाई, a1 बटे a2 चाहिए। a1 था कितना 3, a2 कितना है 6, 3 ही कम 3 दूनी 6, कितना बन के आया 1/2। क्लियर। आगे चलते हैं, हम निकालते हैं b1 अपॉन b2। तो यहां पे निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2। b1 कितना माइनस के 5 और b2 कितना माइनस के 10, 5 ही कम 5 दूनी 10, कितना बन गया 1/2। अब निकाल देते हैं इसका c1 अपॉन c2। c1 कितना हमारे पास माइनस के 20 और c2 कितना हमारे पास माइनस के 40। 20 ही कम 20 दूनी 40, कितना बन गया 1/2। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, जब हमने a1 अपॉन a2 निकाला वो भी 1/2, b1 अपॉन b2 निकाला वो भी 1/2, c1 अपॉन c2 निकाला वो भी 1/2। तीनों इक्वल हो रहे, तीनों इक्वल हो रहे हैं, तो क्या इसका एक हल हो सकता है? जी नहीं। जब इसका एक अद्वितीय हल नहीं होगा तो क्या होगा? ध्यान से देखो भाई, ये आ रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। जबकि तीनों ही इक्वल है, तो तीनों इक्वल है तो एक ऐसी रेखा हुई, संपाती रेखा हुई। अब ये संपाती रेखा है तो इसका अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसे विरस गुणनखंड विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विरस गुणनखंड विधि से वो वाली समीकरण को हल करते हैं हम जिसका एक अद्वितीय हल होता। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा है? हमारे पास में फोर्थ पार्ट में दो इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन है, इसे समीकरण युग्म को सबसे पहले हम समीकरण युग्म को व्यापक समीकरण, और व्यापक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर लेंगे? इसकी हम तुलना करने पर। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ध्यान से देखो, हमारे पास a1 का मान कितना है 1, फिर b1 का मान कितना है माइनस के 3 और c1 का मान कितना है हमारे पास माइनस के 7। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, a2 का मान कितना हमारे पास 3, b2 का मान कितना हमारे पास माइनस के 3 और c2 का मान कितना हमारे पास माइनस के 15। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 हमारे पास में आया 1/3। इसके बाद b1 अपॉन b2 निकाला तो b1 अपॉन b2 आया -3/-3। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि शर्त तो यही बनती है कि जब हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो जा b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा? उसका एक अद्वितीय हल है। अब यदि इसका एक अद्वितीय हल है तो क्वेश्चन में कहा था भैया जिसका एक अद्वितीय हल हो उसे क्या करना है? विरस गुणनखंड विधि से हल करना है। तो विरस गुणनखंड विधि इधर देख लेते हैं। विरस गुणनखंड विधि क्या बताई थी आपको? सबसे पहले लिखेंगे x, फिर y, फिर 1। क्लियर है। यहां शुरू करेंगे b1 अपॉन b2 से। b1 अपॉन b2 कितना है? माइनस के 3 और माइनस के 3, तो माइनस के 3 और माइनस के 3। फिर c1 अपॉन c2 लिखेंगे, कितना है भैया?
-7 और -15। अब क्या लिखेंगे हम, A1 अपॉन A2। A1 कितना है 1 और A2 कितना हमारे पास 3। अब क्या लिखेंगे, फिर से वहीं पहुंच जाएंगे B1 और B2 पे। B1 कितना है -3 और ये भी कितना है हमारे पास -3। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था आपको, सबसे ऊपर लिखेंगे हम x और जो x के आसपास के दोनों गुणांक हैं उनकी क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 15 तिया 45, बीच में चिन्ह माइनस का और 3 सत्ते 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x खत्म इक्वल लगा दो। अब पहुंचते हैं y पे, y के साथ में ये दोनों है तो y बटे इसकी इधर गुना 7 तिया 21, चिन्ह माइनस का, 15 एकम 15, 15 भी कहाँ के हैं माइनस के, फिर इक्वल लगाते हैं। अब किसके पास पहुंच जाते हैं 1। अब 1 के साथ में कौन कौन है, ये वाले एलिमेंट है, तो 3 एकम 3, चिन्ह माइनस का, 3 तिया 9। बात क्लियर हो गई। अब इसे कर लेते हैं हम सोल्व, यहां से हमारे x और y आ जाएंगे निकल के। तो x बटे 5 में से गया 4, 2 में से 2 गई 2, इक्वल टू y बटे माइनस माइनस प्लस, प्लस के 15 हुई, 21 में से प्लस के 15 गए, कितने बचे माइनस के 6, तो ये हो जाते हैं माइनस के 6 इक्वल 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, प्लस के 9 हो गए, 9 में से 6 गए तो कितने, 9 में से 3 गए तो हमारे पास कितने बचे 6 बचे। अब इन्हें इक्वल रख देते हैं, ये वाला क्या होगा इसके इक्वल होगा, तब x बटे 24 इक्वल रख देते हैं 1/6 के, 24 की इधर गुना करी तो x बराबर 24 बटे 6, 24, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इसे इसके इक्वल रख लेते हैं, y बटे -6 इक्वल हो गया 1/6 के, इसकी गुना कर देते हैं तो y बराबर -6 बटे 6, 6 कम 6, तो y बराबर कितना आ गया -1। तो x और y के मान जो हुए वे क्या हुए हमारे पास, x बराबर 4 और y बराबर 1 हुई। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। इसके बाकी क्वेश्चन जो रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर पहली बार आए हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट में बताइए, उसे दोबारा बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके बाय।